अलबत्ता उसने इमरान को अपने एक खास साथी प्राइड का नाम बता दिया था कि वो उसे फोन कर देता है, वो उससे जाकर मिल ले, वो उसे हर सहूलत बहम पहुंचा देगा। वो कल जब वापस कोर्सन आएगा तो उससे मुलाकात कर लेगा। इसलिए इमरान अपने साथियों के हमरा लॉर्ड हेडसन के बताए हुए पते पर पहुंचकर उसके साथी प्राइड से मिला, जिसने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया और फिर वो उसे लेकर एक रिहाइशगाह में पहुंच गया। उसके कहने के मुताबिक लॉर्ड हेडसन का फोन आने और उनके कहने पर उसने फौरन उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर लिया था। इमरान और उसके साथियों को इस रिहाइशगाह में छोड़कर प्राइड इमरान की लाई हुई कार लेकर वहां से निकल गया था ताकि उसे ठिकाने लगा सके। रिहाइशगाह में एक कार और जीप मौजूद थी जो इमरान और उसके साथियों के इस्तेमाल के लिए काफी थी। इमरान अपने साथियों के हमरा एक बड़े कमरे में मौजूद था कि कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान हाथ में एक कार्डलेस फोन पीस उठाए अंदर दाखिल हुआ। प्रिंस, चीफ बॉस से बात करे। नौजवान ने फोन पीस इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो इमरान ने उससे फोन पीस ले लिया और फिर उसका बटन प्रेस कर दिया। यस, प्रिंस स्पीकिंग, इमरान ने कहा। लॉर्ड हेडसन बोल रहा हूँ प्रिंस, क्या आप लोग जिस BMW कार पर आए हैं वो मैकपॉल की है? दूसरी तरफ से लॉर्ड हेडसन की आवाज सुनाई दी। हाँ, क्यों? इमरान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। मैकपॉल ने इस बारे में बार्टन को बता दिया है और फिर बार्टन के आदमियों ने आपको इस BMW कार पर मेरी तरफ आते चेक कर लिया है, लॉर्ड हेडसन ने कहा। तो फिर? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। बार्टन में खुद ये हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे पॉइंट पर हमला करता, इसलिए उसने यहाँ के एक और इंतहाई ताकतवर ग्रुप ऑस्कर से राब्ता किया है ताकि आप और आपके साथियों को मुझसे जबरदस्ती हासिल कर सके। लेकिन ऑस्कर ग्रुप में मेरे आदमी भी हैं, उन्होंने मुझे इत्तला कर दी है। दूसरी तरफ बार्टन ने मेरे एक दोस्त राफ्ट से बात की है और उसे धमकी दी है कि वो एक्रिमियन फौज को मेरे खिलाफ हरकत में ले आएगा। रॉफ्ट ने मुझसे बात की तो मैंने उसे कह दिया है कि आप लोग मेरे पास जरूर आए थे, लेकिन मैंने आपको अपने पास रखने से इनकार कर दिया है और आप लोग BMW कार पर वापस चले गए। उधर ऑस्कर को मैंने खुद फोन करके उससे भी यही बात कह दी है कि आप लोग मेरे पास मौजूद नहीं हैं। इसलिए अगर ऑस्कर ने मेरे खिलाफ कोई हरकत की तो मैं उसके पूरे सिंडिकेट को तबाह करके रख दूंगा। लेकिन उसके बावजूद मुझे शुबा है कि ऑस्कर बाज नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो डार्क हार्ट के साथ मिलकर मुझे या मेरे सिंडिकेट को शिकस्त दे दे तो फिर एक्रीमिया में उसकी चौधराहट कायम हो जाएगी, लॉर्ड हेडसन ने कहा। तो तुम्हारा मतलब है कि हम अब तुम्हारे पॉइंट से वापस चले जाएं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ओह नो प्रिंस, मैंने ये बात कब कही है? आप जानते हैं कि मैं एक उसूल पसंद आदमी हूँ। उसूलों के लिए मैं खुद तो क्या पूरे सिंडिकेट का खात्मा करा सकता हूँ और पूरा एक्रिमिया मेरी इस आदत को जानता है। ये सारी रिपोर्ट मैंने इसलिए आपको दी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। बाकी वो BMW कार प्राइड ने ठिकाने लगा दी है, इसलिए अब वो कार किसी को कभी भी ना मिल सकेगी। उसे यहाँ से करीब ही एक पुरानी और गहरी झील में डुबो दिया गया है और वो कभी सतह पर ना आ सकेगी। दूसरी तरफ से लॉर्ड हेडसन ने जवाब देते हुए कहा, गुड शो। इसके अलावा मैंने प्राइड के जरिए तुम्हें जो अहम पैगाम पहुंचाया था उसके बारे में क्या रिपोर्ट है? कुछ मालूम हुआ है कि डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इमरान ने कहा। इस बारे में भी मैंने सारी मालूमात हासिल कर ली है। ये फोन महफूज है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको सारी बातें फोन पर नहीं बताऊंगा। मैंने प्राइड को स्पेशल ट्रांसमीटर पर सारी तफसीलात बता दी है। वो थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएगा और आपको तफसीलात बता देगा, लॉर्ड हेडसन ने जवाब दिया। ठीक है, और कुछ? इमरान ने कहा। नहीं, और कोई खास बात नहीं, अलबत्ता आपने अपना वादा पूरा करना है। आपने प्राइड से कहा था कि इस काम के लिए आप हमें तस्वुर से भी ज्यादा मुआवजा देंगे, लॉर्ड हेडसन ने कहा। हतमी मालूमात हो जाए तो चेक मिल जाएगा, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। आप जानते हैं प्रिंस कि लॉर्ड हेडसन जो काम करता है पूरी ईमानदारी से करता है, मुबम और गैर मुस्तका मालूमात फराहम करने का सोचता भी नहीं। और आप जैसे कदरदान को लॉर्ड हेडसन कोई गलत मालूमात फराहम करे ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में एक ही इंसान है, प्रिंस ऑफ ढम, जिसके सामने लॉर्ड हेडसन की भी कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि लॉर्ड हेडसन जानता है कि प्रिंस ऑफ ढम अगर गुस्से में आ जाए तो लॉर्ड हेडसन समेत पूरे एक्रिमिया से उसके सिंडिकेट का सफाया हो सकता है। दूसरी तरफ से लॉर्ड हेडसन ने बड़ी आजिज़ी से कहा, ठीक है, मुआवजा बता दो, मैं उतनी ही मालियत का गारंटेड चेक प्राइड को दे दूंगा, इमरान ने कहा। आपका काम करने के लिए मुझे जगह जगह लंबी रकम खर्च करनी पड़ी है प्रिंस, तब कहीं जाकर असल मालूमात हासिल हुई है। बहरहाल आप चूंकि मेरे वेल विशर है, इसलिए मैं आपसे ज्यादा मुआवजा नहीं लूंगा। आप सिर्फ प्राइड को $10 लाख का गारंटेड चेक दे दे।
दूसरी तरफ से लॉर्ड हेडसन ने बड़े फरमाइशी लहजे में कहा, ओके। इमरान ने कहा, थैंक यू प्रिंस, रियली थैंक यू। आप वाकई इंतहाई अजीम और खुले दिल के इंसान हैं। मुझे आपकी खिदमत करके वाकई बेहद खुशी हो रही है। मेरे लायक और कोई खिदमत हो तो उससे भी मुझे आगाह कर दीजिएगा। मैं हर मामले में आपसे ताउन करने के लिए तैयार रहूंगा। दूसरी तरफ से लॉर्ड हेडसन ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा, ठीक है, जरूरत होगी तो मैं खुद ही तुम्हें कॉल कर लूंगा। गुड बाय, इमरान ने कहा और साथ ही उसने फोन का बटन ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद प्राइड अंदर दाखिल हुआ। आपके लॉर्ड साहब से बात हो गई? प्राइड ने पूछा। हाँ, हो गई है। लॉर्ड साहब के कहने के मुताबिक तफसीलात तुम्हें मालूम है। इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में हमें जो मालूमात मिली हैं, इन मालूमात के मुताबिक डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर कौसगा के इलाके में है। प्राइड ने जवाब दिया तो इमरान चौंक पड़ा। कौसगा, ये तो मैदानी और जंगलात से भरा हुआ गैर आबाद इलाका है जो शायद दारुल हुकूमत से 500 किलोमीटर दूर मशरकी पट्टी पर मौजूद है। इमरान ने चौंक कर कहा, जी हाँ, डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर उसी इलाके में बनाया गया है ताकि उसे शरपसंदों और खास तौर पर गैर मुल्की एजेंटों से महफूज रखा जा सके। हेडक्वार्टर की इमारत जंगल के वस्त में है और उस हेडक्वार्टर की हिफाजत के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जंगल में वाइल्ड फोर्स तैनात है जिसका ताल्लुक डार्क हार्ट से ही है और उस जंगल में पूरी जांच पड़ताल के बाद ही किसी को जाने दिया जा सकता है। क्योंकि इस जंगल में शिकार नाम की कोई चीज नहीं है और ना ही ये खतरनाक जंगलों में शुमार होता है, इसलिए लोग इस जंगल का रुख नहीं करते। इस जंगल के सिर्फ दरख्तों को काटकर मुख्तलिफ शहरों में भेजा जाता है। दरख्तों की कटाई का काम मखसूस ठेकेदारों ने हासिल कर रखा है, लेकिन वो भी जंगल में मौजूद वाइल्ड फोर्स की निगरानी में दरख्त काटते हैं और फिर इन दरख्तों को वाइल्ड फोर्स की निगरानी में ही जंगल से बाहर ले जाया जाता है। बहरहाल, इत्तला के मुताबिक इस जंगल पर इस वक्त सारा कंट्रोल डार्क हार्ट और वाइल्ड फोर्स का है। इसकी बुनियादी वजह जंगल में मौजूद डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर को महफूज रखना नहीं है, बल्कि डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के नीचे एक्रीमिया की एक बड़ी साइंसी लेबोरेटरी भी काम कर रही है जो वाइल्ड लेबोरेटरी के नाम से पहचानी जाती है। इस लेबोरेटरी में नए और जदीद तर्ज के मिसाइलों पर रिसर्च भी की जाती है और यहाँ टेस्टिंग के लिए मिसाइल भी तैयार किए जाते हैं। इस लेबोरेटरी को एक्रीमिया में खुसूसी अहमियत हासिल है क्योंकि जब तक इस लेबोरेटरी में बनाए गए मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा न कर लिया जाए, उस वक्त तक इन मिसाइलों की तैयारी के लिए फैक्ट्रीज नहीं बनाई जा सकती। वाइल्ड लेबोरेटरी से हर किस्म के टेस्ट मिसाइल तैयार करने के बाद उनकी बाकायदा टेस्टिंग की जाती है और फिर उसे बनाने की इजाजत दी जाती है। प्राइड ने जवाब दिया, ओ, इसलिए डार्क हार्ट की वाइल्ड फोर्स ने इस जंगल को अपना मस्कन बनाया हुआ है। इमरान ने कहा, जी हाँ, और इस इलाके में आने जाने वाले तमाम रास्तों पर भी वाइल्ड फोर्स ने पैक्टिंग कर रखी है। जहाँ चेकिंग के सख्त तरीन इंतजाम मौजूद हैं, वहाँ शायद ही ऐसा कोई रास्ता मौजूद हो जहाँ पर चेकिंग के सख्त तरीन इंतजाम मौजूद ना हो। इसके अलावा जंगल के चंद मखसूस पॉइंट्स पर एयरक्राफ्ट गनों और तैयारा शिकन तोपों के साथ मिसाइल लॉन्चर भी नस्ब हैं ताकि अगर किसी अनजान जहाज या हेलीकॉप्टर को इस तरफ आते देखा जाए तो उसे रास्ते में ही हिट कर दिया जाए। प्राइड ने कहा, ठीक है, क्या तुम हमें कौसगा पहुंचाने का इंतजाम कर सकते हो? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, जी हाँ, लॉर्ड साहब को मालूम था कि जब आपको डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर की लोकेशन का इल्म होगा तो आप लामहला वहां जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए लॉर्ड साहब की हिदायत के मुताबिक मैंने आपको कौसगा पहुंचाने के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। प्राइड ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इंतजाम किए हैं, बताओ? इमरान ने कहा, अभी थोड़ी देर बाद एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंच जाएगा जिसमें आप सबको मैं एक वीरान साहिल पर ले जाऊंगा। उस साहिल पर एक ताकतवर लॉन्च मौजूद होगी। उस लॉन्च के जरिए हम समंदर में मौजूद एक सामान ले जाने वाले एक बहरी ट्रॉलर में पहुंच जाएंगे और फिर ये ट्रॉलर हमें जजीरा कराम्बी पहुंचा देगा। कराम्बी पहुंचकर हम हर तरह से महफूज हो जाएंगे। कराम्बी से हेलीकॉप्टर के जरिए हम बराह रास्त कौसगा पहुंच जाएंगे। ये सारा सेटअप मैंने इंतहाई सोच समझकर तैयार किया है। इससे हम रास्ते में मौजूद एक्रीमियन बहरी फौज, डार्क हार्ट के तमाम सेक्शनों और ऐसे ही दूसरी तमाम रुकावटों से बच जाएंगे और किसी को भी मालूम हुए बगैर खामोशी से कौसगा पहुंच जाएंगे। प्राइड ने जवाब दिया, हमारे साथ कौन कौन जाएगा? इमरान ने पूछा। मैं खुद साथ जाऊंगा, प्राइड ने कहा। ओ नहीं, तुम्हारा साथ जाना ठीक नहीं है। तुम अगर यहाँ से गायब हो गए तो बार्टन को शक पड़ जाएगा। वैसे भी तुम्हारा नाम सामने आने के बाद अब ये लोग बहरी नाकाबंदी की तरफ खास तवज्जो देंगे। इमरान ने कहा, आप मेरी फिक्र न करें प्रिंस, मेरे खास आदमी साथ होंगे।
और मेरी मौजूदगी की वजह से वो पूरी तरह होशियार रहेंगे। इसके अलावा लॉन्च और ट्रॉलर में इंतहाई जदीद तरीन असला भी मौजूद होगा। इस तरह हम हर सूरत हाल का मुकाबला कर लेंगे। प्राइड ने कहा। तो क्या तुम हमें उस जंगल तक ले जाओगे? और उस जंगल का नाम क्या है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, और उस जंगल को ग्रीनफील्ड कहा जाता है और ये उसी नाम से मशहूर है, और वहां तक ले जाने की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। प्राइड ने कहा। ठीक है, फिर हमने कब रवाना होना है? इमरान ने इस्बात में कहा। बस 1 घंटे तक हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा और फिर हम रवाना हो जाएंगे। प्राइड ने कहा। हेलीकॉप्टर के अलावा और कोई जरिया नहीं है। हेलीकॉप्टर तो निगरानी करने वालों को नजर आ जाएगा। इमरान ने कहा। ओ नहीं, इसकी आप फिक्र न करें। हेलीकॉप्टर पहले मुखालिफ सिमत में सफर करेगा और फिर एक लंबा चक्कर काटकर वहां पहुंच जाएगा जहां लॉन्च मौजूद होगी। प्राइड ने कहा। ओके, ठीक है, हम मुंतजिर है, इमरान ने कहा, और प्राइड मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान ने अपने साथियों को तफसीलात बताई तो सबके चेहरों पर परेशानी के तासुरात उभर आए। हम चूहों की तरह चूहेदान में फंस गए हैं। कहाँ रहता है ये बाटन? मेरे साथ चलो, हमें पहले उसका खात्मा करना होगा, तनवीर ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। क्या बाटन के खत्म हो जाने से डार्क हार्ट के सारे सेक्शन खत्म हो जाएंगे? ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि डार्क हार्ट बाटन की कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद किए हुए है, और बाटन भी अपने क्रेडिट के चक्कर में इस मामले में फौज को इस्तेमाल नहीं कर रहा, वरना हमें हलाक करने के लिए वो अपने तमाम सेक्शन को हरकत में ला सकता था। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मेरा ख्याल है बाटन लामहला बहरी नाकाबंदी करने की कोशिश करेगा और उसके लिए वो एक्रीमियन नेवी को हरकत में ले आएगा, कैप्टन शकील ने कहा। जो होगा देखा जाएगा, अभी से इस मामले में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इमरान ने बेनियाजाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। आपको लॉर्ड हेडसन पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही एतमाद है, सफदर ने कहा। मुझे लॉर्ड हेडसन की जहानत पर यकीन है कि उसने बहुत सोच समझकर ये सारा सेटअप बनाया होगा। उसके बावजूद भी अगर कुछ होता है तो फिर उससे निमट लिया जाएगा, इमरान ने जवाब दिया, और सबने इस्बात में सर हिला दिए। इमरान साहब, क्या किसी आबदोश का बंदोबस्त नहीं हो सकता? कैप्टन शकील ने कहा। हो सकता है, लेकिन वो आबदोश एक्रीमियन नेवी की होनी चाहिए, वरना तो शायद हम 1 इंच भी आगे न बढ़ सके, इमरान ने जवाब दिया, और सब साथियों ने इस्बात में सर हिला दिए। अब तुम सब जाकर तैयार हो जाओ, अपने साथ मेकअप किट्स भी रख लेना, इसकी हमें कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, इमरान ने कहा, और वो सब सर हिलाते हुए उठे और कमरे से बाहर निकलते चले गए। टेलीफोन की घंटी बजते ही बाटन ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, बाटन बोल रहा हूँ, बाटन ने कहा। रॉफ्ट बोल रहा हूँ बाटन। दूसरी तरफ से रॉफ्ट की आवाज सुनाई थी। हाँ, क्या हुआ रॉफ्ट? मुझे तुम्हारी कॉल का शिद्दत से इंतजार था, बाटन ने कहा। मेरी लॉर्ड हेडसन से बात हुई है बाटन। लॉर्ड हेडसन ने मुझे बताया है कि इमरान और उसके साथी उसके पास आए थे, वो उससे पनाह मांग रहे थे, लेकिन लॉर्ड हेडसन ने उन्हें हर किस्म की पनाह देने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो चूंकि एक्रीमिया के मफाद के खिलाफ काम करने के लिए आए हैं, इसलिए लॉर्ड हेडसन ने अपने उसूल के मुताबिक उन्हें रखने से इनकार कर दिया, और प्रिंस और उसके साथी BMW कार लेकर वापस चले गए। रॉफ्ट ने कहा। नहीं, ये सच नहीं है, वो गलत कह रहा है। इमरान और उसके साथी लॉर्ड हेडसन के साथी हैं। लॉर्ड हेडसन के एक आदमी ने जो उसके हेडक्वार्टर में काम करता है इसकी तस्दीक की है, बाटन ने मुंह बनाते हुए कहा। हो सकता है कि तुम्हारी बात दुरुस्त हो, लेकिन इतना मुझे भी मालूम है कि लॉर्ड हेडसन का वाकई ये उसूल है कि वह एक्रीमिया के मफाद के खिलाफ काम नहीं करता, रॉफ्ट ने कहा। ठीक है, मालूम हो जाएगा। बहरहाल अब तो तुम्हारा कोई गिला नहीं रहेगा, बाटन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। जाहिर है, जब लॉर्ड हेडसन ने इनकार कर दिया है तो अगर अब पाकिस्तानी एजेंट उसके पास से बरामद हो जाते हैं तो फिर किसी गिले का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे एक बात मैं फिर कहूंगा कि लॉर्ड हेडसन के खिलाफ हरकत में आने से पहले एक बार फिर उस बात को कंफर्म कर लेना, रॉफ्ट ने कहा। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, अब मैं इतना भी अहमक नहीं हूँ कि वैसे ही उस पर चढ़ दौड़ूंगा, बाटन ने जवाब दिया। ओके, विश यू गुड लक एंड गुड बाय, दूसरी तरफ से कहा गया, और बाटन ने भी गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया। अभी उसे रिसीवर रखे थोड़ी ही देर हुई थी कि फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी, और बाटन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यह उसका खुसूसी नंबर वाला फोन था, उससे पीए का ताल्लुक ना था, और उस नंबर को बाटन बराह रास्त अटेंड किया करता था। बाटन बोल रहा हूँ, बाटन ने रिसीवर उठाते हुए कहा। ऑस्कर बोल रहा हूँ बाटन। दूसरी तरफ से ऑस्कर की आवाज सुनाई थी और बाटन चौंक पड़ा। हाँ, क्या रिपोर्ट है? बाटन ने कहा।
तुम्हारे आदमियों की तरफ से ये बात लीक आउट हो गई है कि तुमने मुझसे लॉर्ड हेडसन के सिलसिले में राब्ता किया है। चुनांचे इत्तला लॉर्ड हेडसन तक पहुंच गई। लॉर्ड हेडसन ने मुझसे बराह रास्त राब्ता किया और मुझे बताया कि बार्टन की इत्तला गलत है। इमरान की उससे फोन पर बात जरूर हुई थी, लेकिन उसने उसे वापस कर दिया है और उसकी किसी भी किस्म की मदद करने से मना कर दिया है। ऑस्कर ने कहा, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, अगर तुम काम नहीं कर सकते तो मत करो। अब मैं खुद इस सिलसिले में बराह रास्त काम करूंगा। बार्टन ने कदरे गुस्सैले लहजे में कहा, मेरी बात तो पूरी होने दो। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि जब तक मैं खुद कन्फर्म ना हो जाऊं ऐसी बातों पर यकीन नहीं किया करता। और ये बात तुम भी जानते हो कि जराइम की दुनिया में अगर लॉर्ड हेडसन का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ ऑस्कर है। और जब सूरत हाल जैसी हो तो फिर लाहमाहला एक दूसरे की कार्रवाइयों से बाखबर रहना पड़ता है। मेरे आदमी लॉर्ड हेडसन ग्रुप में मौजूद है और न सिर्फ मौजूद है बल्कि उसके इंतहाई करीबी साथी हैं। चुनांचे मैंने राब्ता किया और मुझे अभी अभी एक हतमी इत्तला मिली है कि लॉर्ड हेडसन ने इमरान और उसके साथियों को इंतहाई पुरअसरार अंदाज में कॉज़गा पहुंचाने का पूरा नक्शा तैयार किया है और इस प्लान का इल्म मुझे हो गया है। ये इत्तला इंतहाई हतमी और दुरुस्त है। ऑस्कर ने कहा, क्या है बताओ जल्दी। बार्टन ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा, मुझसे का इत्तला है, इसलिए मेरा मुआवजा मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं उन्हें घेर कर उस इमरान को जिंदा या मुर्दा हासिल न कर सका तो मैंने बहरहाल ये सारा प्लान तो ट्रेस आउट कर लिया है। और अगर ये प्लान ट्रेस आउट ना होता तो तुम्हें और तुम्हारी एजेंसी डार्क हार्ट के फरिश्तों को भी मालूम ना हो सकता था और इमरान और उसके साथी डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर पहुंच जाते। ऑस्कर ने कहा, ओके, तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा मुआवजा तुम्हें जरूर मिलेगा, वादा रहा। बार्टन ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर सुनो। लॉर्ड हेडसन के साथी प्राइड ने अपने अड्डे से इमरान और उसके साथियों को एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर पर उठाया है और वो उन्हें वीरान साहिली इलाके रोंगो ले गया है, जहां एक बड़ी और ताकतवर लॉन्च पर ये लोग सवार हुए हैं। लॉर्ड हेडसन साथ नहीं गया, उसके खास आदमी साथ हैं। ये लॉन्च उन्हें समंदर में मौजूद सामान बरदार बहरी ट्रॉलर जिसका नाम व्हाइट वेल है तक पहुंचा देगी। व्हाइट वेल उन्हें क्राम्बी ले जाएगा। क्राम्बी से हेलीकॉप्टर के जरिए वो लोग कॉज़गा पहुंच जाएंगे। ऑस्कर ने तफसील बताते हुए कहा, क्या इत्तला हर लिहाज से हतमी है? बार्टन ने कहा, हाँ बिल्कुल 100% हतमी है। ऑस्कर ने जवाब दिया, ठीक है, शुक्रिया, अब मैं खुद ही सारा बंदोबस्त कर लूंगा। बार्टन ने कहा और फिर उसने क्रीडल दबाकर राब्ता खत्म किया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, पीए टू कर्नल रिचर्डसन। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से कर्नल रिचर्डसन की पीए की निस्वानी आवाज सुनाई थी। मैं बार्टन बोल रहा हूँ, कर्नल रिचर्डसन साहब तक एक इंतहाई जरूरी और फौरी इत्तला पहुंचानी है। बार्टन ने कहा, ओके, होल्ड ऑन करें, मैं पूछती हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? थोड़ी देर बाद पीए की आवाज सुनाई दी। यस, बार्टन ने जवाब दिया, बात करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो चीफ, मैं बार्टन बोल रहा हूँ। बार्टन ने कहा, बार्टन, क्या हो रहा है? ये इमरान और उसके साथी अब तक तुम्हारे काबू में क्यों नहीं आ रहे हैं? कर्नल रिचर्डसन ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा, चीफ, मैं मुसलसल काम कर रहा हूँ। इमरान अपने साथियों समेत यहाँ के एक बदनाम बहरी स्मगलर लॉर्ड हेडसन के अड्डे पर गया था। अभी मैं उस अड्डे को घेरने वाला था कि मुझे उनके फरार होने की न सिर्फ इत्तला मिल गई बल्कि उनका कॉज़गा तक पहुंचने का पूरा प्लान भी मालूम हो गया। उस प्लान के तहत इमरान और उसके साथियों को एक हेलीकॉप्टर पर उस लॉर्ड हेडसन के अड्डे से एक वीरान साहिली इलाके रोंगो ले जाया गया है। रोंगो से एक ताकतवर लॉन्च के जरिए ये लोग समंदर में मौजूद एक बहरी ट्रॉलर व्हाइट वेल पर पहुंचेंगे। फिर व्हाइट वेल उन्हें जजीरा क्राम्बी पहुंचाएगा। जजीरा क्राम्बी से ये लोग हेलीकॉप्टर के जरिए कॉज़गा पहुंच जाएंगे। बार्टन ने ऑस्कर से मिलने वाली इत्तला दोहरा दी। ओ वेरी बैड, तो उन्हें इस बात का पता चल गया है कि डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर कॉज़गा में है। कर्नल रिचर्डसन ने कहा, यस चीफ। बार्टन ने जवाब दिया, हैरत है, इस कदर बावसाइल है ये लोग। अब इस वक्त ये लोग कहाँ हैं? कर्नल रिचर्डसन की आवाज सुनाई थी। अब तक ये लोग बहरी ट्रॉलर में मुंतकिल हो चुके होंगे और अब बहरी ट्रॉलर क्राम्बी जजीरे की तरफ जा रहा होगा। बार्टन ने जवाब दिया, ओ ठीक है, मैं अभी बहरिया के एडमिरल को कहता हूँ कि वो इस ट्रॉलर को घेर कर उसे मिसाइलों से उड़ा दे। कर्नल रिचर्डसन ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा, चीफ, इस तरह इमरान की लाश भी ना मिल सकेगी और जब तक उनकी लाश ना मिलेगी उस वक्त तक यह हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि वो हलाक हुआ है या नहीं। बार्टन ने जल्दी जल्दी तफसील बताते हुए कहा, ओ हाँ,
तुम्हारी बात दुरुस्त है। तो क्या तुम्हारे ख्याल में इमरान को हमें जिंदा पकड़ना चाहिए? कर्नल रिचर्डसन ने कहा, जिंदा हाथ आ जाए तो ठीक, वरना बहरहाल उसकी लाश तो हर हालत में मिलनी चाहिए, ताकि ये बात कंफर्म की जा सके कि हलाक होने वाला इमरान ही है। बार्टन ने कहा, तो फिर तुम मुझे खुद बताओ कि मुझे एडमिरल को क्या हुक्म देना चाहिए। कर्नल रिचर्डसन ने कहा, आप मेरे बारे में एडमिरल को बता दे और उससे कह दे कि वो मेरी हिदायत के तहत काम करे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिंदा या मुर्दा इमरान को बहरहाल आपके सामने पेश कर दूंगा। बार्टन ने कहा, ठीक है, मैं एडमिरल से बात करता हूँ। तुम 10 मिनट बाद उसे फोन कर लेना और फिर उससे बाकी तमाम मामलात खुद ही तय कर लेना। कर्नल रिचर्डसन ने कहा, ठीक है। बार्टन ने कहा, और उनके सेकंड ग्रुप या बिग स्नेक के बारे में कुछ पता चला? कर्नल रिचर्डसन ने पूछा। नो चीफ, मेरे ग्रुप हर तरफ उसकी तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इमरान और उसके साथियों के दूसरे किसी ग्रुप या बिग स्नेक का कोई सुराग नहीं मिला। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इमरान ने जानबूझकर हमें भटकाने के लिए बिग स्नेक और सेकंड ग्रुप का नाम लिया था। अगर ऐसा ना होता तो उसे अपने साथियों को कॉज़गार ले जाने की क्या जरूरत थी? वो हमें दारुल हुकूमत या दूसरे इलाकों में रहकर मुसलसल अपने पीछे भगा सकते थे। बार्टन ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। अब तो मुझे भी ये इमरान का चक्कर मालूम होना शुरू हो गया है। वो है ही ऐसा इंसान कि दूसरों को डॉज देने के लिए ऐसे खेल खेलता रहता है। बहरहाल मैं एडमिरल से बात करता हूँ, कर्नल रिचर्डसन ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। बार्टन ने बड़ी बेचैनी से 10 मिनट गुजारे और फिर फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, नेवी हेडक्वार्टर। राब्ता होते ही एक शख्स सी आवाज सुनाई दी। एडमिरल जोंग से मेरी बात कराओ। मैं डार्क हार्ट के रेड सेक्शन का इंचार्ज बार्टन बोल रहा हूँ। अभी कर्नल रिचर्डसन साहब ने एडमिरल साहब को ब्रीफ किया है। बार्टन ने बड़े फकरिया लहजे में कहा, यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से इस बार मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, हेलो, एडमिरल जोंग बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी और बावकार आवाज सुनाई दी। बार्टन बोल रहा हूँ। कर्नल रिचर्डसन साहब ने आपको मेरे बारे में ब्रीफ किया होगा। बार्टन ने कहा, यस सर, हुक्म करें। दूसरी तरफ से एडमिरल ने कहा तो बार्टन के चेहरे के आसाब खुशी से इस तरह भड़कने लगे जैसे उसे राशा हो गया हो। हुक्म नहीं जनाब, हमने मिलकर काम करना है एक्रिमिया के मफाद में। बार्टन ने कहा, थैंक यू। बहरहाल फरमाए, मैं क्या ताउन कर सकता हूँ? एडमिरल ने कहा, यहाँ फोन पर तो तफसीलात तय नहीं हो सकती, मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ। बार्टन ने कहा, तशरीफ ले आए। दूसरी तरफ से कहा गया और बार्टन ने ओके कहकर रिसीवर रखा और फिर उठकर वो तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया।